हेलो एवरीवन, आपका अपना यूट्यूब चैनल महक सो विद एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज की जो क्लास है काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। ये जो आज की क्लास है ये ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए, मतलब सभी प्रकार के एग्ज़ाम के लिए ये वीडियो है। तो यदि आप भी किसी प्रकार का कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हैं तो इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। तो आज की जो क्लास है इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो वीडियो को स्किप मत करिएगा, इन तक बनी रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए बिना देरी करे आज की क्लास को करते हैं हम स्टार्ट। तो आपका पहला प्रश्न आप देख सकते हैं। तो आपका पहला प्रश्न है संविधान से। देखिए, भारत का संविधान किस दिन अपनाया गया था। तो भारत का संविधान किस दिन अपनाया गया था, ये आपका प्रश्न है। तो 4 ऑप्शन हमें यहाँ पास दिए गए हैं, तो जल्दी से कमेंट करके बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या है। तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर है 26 नवंबर 1949 में भारत का संविधान अपनाया गया था। कब अपनाया गया था? 26 नवंबर 1949 में अपनाया गया था। चलिए आगे करते हैं। नेक्स्ट इसकी हम डिटेल भी आज जानेंगे, ठीक है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, तो संविधान सभा, ठीक है, संविधान सभा में 2 साल 11 महीने 18 दिन में संविधान तैयार हुआ था। मतलब संविधान कब तैयार हुआ था, कितना समय लगा था? तो 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन हमें संविधान तैयार होने में लगा था। फिर 26 नवंबर 1949 में इसे अपनाया गया था, ठीक है। 26 नवंबर 1949 में संविधान को अपनाया गया था। और बहुत लोग कह रहे 26 जनवरी, तो 26 जनवरी को लागू किया गया था। आप इस चीज़ को फाइनल कर लीजिए। 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था संविधान, और 26 जनवरी 1950 में इसे लागू किया गया था, ठीक है। फिर आगे है कि 26 जनवरी इसलिए चुना गया था। क्यों चुना गया था, चलिए ये जानते हैं। तो 1930 में इस दिन स्वराज, ठीक है, स्वराज की संकल्प लिया गया था। स्वराज का आज का संकल्प लिया गया था। संविधान में शुरुआत 395 अनुच्छेद के साथ हुई थी। संविधान जो है उसके अनुच्छेद किससे हुई थी? पहले था 395 के साथ हुई थी, और 8 अनुसूची थी और 22 भाग थे। याद कर लीजिए, पहले शुरुआत हुई जब संविधान की, तो इसमें 395 अनुच्छेद थे, 8 अनुसूची थी और 22 भाग थे। और आज इसमें 448 हो गए। मतलब पहले कितने थे? 395, ठीक है, 395 इसमें पहले थे, और अब कितने हो गए? 448। पहले से अनुसूचियाँ कितनी थी? 8 थी, और अब 12 हो गई। पहले भाग कितने थे? 12 थे, और अब 25 हो गए। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी। तो भारत छोड़ो आंदोलन है, ये आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी और कहाँ हुई थी, जल्दी से बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर है 8 अगस्त 1942 में मुंबई में शुरुआत हुई थी, ठीक है। कब हुई थी? तो 8 अगस्त 1942 में। कहाँ हुई थी? तो ये मुंबई में हुई थी। अब इसकी डिटेल हम जानते हैं, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध, ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध जब हो रहा था उसके दौरान ब्रिटेन की कमजोरी देखकर, जब ब्रिटेन की जो कमजोरी थी उसको देखकर महात्मा गांधी आंदोलन ने शुरू कर दिया, कि उसकी कमजोरी को पकड़ते हुए महात्मा गांधी ने आंदोलन कर दिया था। और ग्वालियर टैंक मैदान, यानी ग्वालियर जो टैंक मैदान था, और मुंबई के अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा लगाया। वहाँ तो वहाँ के लोगों ने अब अंग्रेजों भारत छोड़ो ये नारा लगाया, और इस आंदोलन में जनता ने बिना हिंसा करे, मतलब बिना लड़ाई झगड़ा करे, बिना हिंसा करे, अहिंसा के साथ सरकार के संस्थानों का बहिष्कार किया, ठीक है। फिर ब्रिटिश सरकारों ने तुरंत सभी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। फिर तुरंत ही जितने नेता थे ब्रिटिश सरकार के, तो ब्रिटिश सरकार ने तुरंत सभी जितने नेता थे उनको गिरफ्तार किया, और आंदोलन सफल हुआ। तो फिर आंदोलन जो था वो ब्रिटेन के यहाँ समझा दिया कि भारत का राज अब मुमकिन नहीं है, भारत का राज करना अब मुमकिन नहीं है, ये समझा दिया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 3 है कि
रेपो रेट का मतलब क्या होता है? चलिए बताइए कितने बच्चे रेपो रेट का मतलब जानते हैं? चार ऑप्शन में पा दिए। इस रेपो रेट का मतलब होता है आरबीआई बैंकों से जो ब्याज लेता है, मतलब जो ब्याज लेता है वो आरबीआई बैंकों से, उसे हम बोलते हैं रेपो रेट। क्या बोलते हैं? रेपो रेट। चलिए आइए इसके बारे में हम थोड़ा डिटेल से जानते हैं। तो रेपो रेट वह दर है, ठीक है, वह दर है जिस पर आरबीआई बैंकों की अल्पकालिक कर्ज देता है, ठीक है, वो कर्ज देता है। जब महंगाई बढ़ती है तो आरबीआई को रेपो रेट बढ़ा देता है, मतलब ब्याज बढ़ा देता है, लेता है जो, ताकि बाजार में पैसा कम हो, ताकि बाजार में जो है पैसा कम हो। और रेपो रेट घटाने पे कर्ज सस्ता होता है, ठीक है, कर्ज सस्ता हो तो इसलिए अर्थव्यवस्था में पैसा बढ़ता है। अर्थव्यवस्था जो इकोनॉमी हमारे उसमें पैसा बढ़ता है। यह मौद्रिक नीति का सबसे बड़ा हथियार है, ठीक है, ये सबसे बड़ा वेपन है। आरबीआई हर 2 महीने में मौद्रिक नीति समिति की बैठक करता है और रेपो रेट तय करता है। हर 2 महीने में इसकी बैठक होती है मौद्रिक नीति की समिति की, और बैठक करता है और रेपो रेट की जो है उसको तय करता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा अगला 4th है, ठीक है, अगला 4th है पंचशील सिद्धांत, ठीक है। पंचशील सिद्धांत दो देश के बीच में हस्ताक्षरित हुआ। किन दो के बीच में हस्ताक्षरित हुआ? देखिए भारत से तो हुआ है, भारत के साथ किसके हुआ है? तो ये चीन के साथ हुआ है। देखिए ऑप्शन 2 आप देख रहे हैं, बी, भारत और चीन के बीच जो हुआ था पंचशील सिद्धांत, यानी देशों के बीच में हस्ताक्षरित हुआ। अब चलिए इसके बारे में डिटेल जानते हैं आखिर ये क्या होता है। तो देखिए जो पंचशील सिद्धांत 29 अप्रैल 1954 में भारत और चीन के बीच में हस्ताक्षरित हुआ था, ठीक है। कब हुआ था? तो 29 अप्रैल 1954 में हुआ था, वो भी भारत और चीन के मध्य हुआ था। इसमें 5 सिद्धांत, अब 5 सिद्धांत चलिए आइए जानते हैं इसके 5 सिद्धांत क्या है। पहला है समानता, क्या है? समानता का सिद्धांत। दूसरा हस्तक्षेप का था, ठीक है, हस्तक्षेप का था। 2, फिर तीसरे नंबर पे शांतिपूर्ण सह अस्तित्व, ठीक है, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व। और फिर है परंपरागत सम्मान, पारस्परिक सम्मान और क्षेत्रीय अखंडता, ये सिद्धांत रखे गए थे। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। नेहरू को झोउ एनलाई ने इसे चीनी भाई भाई, मतलब हिंदी चीनी भाई भाई ऐसा कहा के नारे साथ आगे बढ़ाया। लेकिन 1962 में भारत चीन युद्ध के बाद समझौता कमजोर पड़ गया, मतलब ये जो समझौता करे थे कि हिंदी चीनी भाई भाई, हिंदी चीनी भाई भाई के जो नारे लगाए थे ये कमजोर पड़ गया। और आज भी पंचशील गुट निरपेक्ष नीति पर आधार पर माना जाता है। कब कैसे माना जाता है, किस आधार पर? ये गुट निरपेक्ष नीति के आधार पर माना जाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर है 5th। तो क्वेश्चन नंबर 5th हमारा है कि भारत का सबसे ऊंचा जल प्रताप कौन सा है? आपके पास 4 ऑप्शन, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है, कूचिकल प्रताप, ठीक है, कूचिकल जल प्रताप। चलिए इसके बारे में थोड़ा डिटेल जानते हैं। तो कूचिकुल प्रताप जो है ये कर्नाटक में स्थित है। कहाँ स्थित है? कर्नाटक के शिमोगा, मतलब कर्नाटक राज्य में शिमोगा जिले में स्थित है कूचिकल जल प्रताप। तो इसकी जो ऊंचाई है, ऊंचाई कितनी चलिए बताइए? 455 मीटर है, जो भारत में सबसे ज़्यादा है। भारत की सबसे ज़्यादा ऊंचाई इसकी है कूचिकल जलप्रताप की, जो कर्नाटक में शिमोगा के जिले में स्थित है। इसकी ऊंचाई कितनी? 455 मीटर है। और यह वराही नदी पर बना है। वराही एक नदी, उसका नाम वराही है, उस पर बना है ये कूचिकल जलप्रताप, ठीक है। तो ये बहुत ही मानसून में सबसे खूबसूरत लगता है, ठीक है, खूबसूरत लगता है। और 200, ठीक है, 253 मीटर ऊंचाई, कितना? 253 मीटर जोग जो जलप्रताप है, जोग जलप्रताप से 253 मीटर ऊंचा है। और यह सबसे ऊंचा माना जाता है। पहले सबसे ऊंचा माना जाता था नेकालिकाई मेघालय में, सबसे ऊंचाई 340 है। इसकी तो देखिए 455 है फिलहाल। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है कि मौलिक कर्तव्य सिद्धांत, ठीक है, मौलिक कर्तव्य जो है ये मौलिक कर्तव्य है संविधान में कब और किसके द्वारा जोड़ा गया था? मौलिक कर्तव्य जल्दी से बताइए कमेंट करके। तो ये इंदिरा गांधी द्वारा जोड़ा गया था, ऑप्शन ए दैट इज द करेक्ट आंसर, इंदिरा गांधी द्वारा जोड़ा था। और ये कौन सा संशोधन है? 42वां नंबर पे ये संशोधन हुआ था, इंदिरा गांधी द्वारा किया गया था। चलिए इसको आइए हम डिटेल से जानते हैं।
तो मौलिक कर्तव्य जो सोवियत है यह संविधान से प्रेरित है। तो 1976 में स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश, ठीक है, सिफारिश पर 10 कर्तव्य जोड़े गए। कितने? 10 कर्तव्य जोड़े गए। 86वें संशोधन 2002 में 11वां कर्तव्य जोड़ा गया कि बच्चों को शिक्षा देना है। ठीक है, कौन सा है? बच्चों को शिक्षा देना है। और ये सिर्फ नैतिक दायित्व है, इन्हें अदालत में भी लागू किया जा सकता है। ठीक है, सॉरी, नहीं किया जा सकता, इन्हें अदालत में लागू किया नहीं जा सकता है, ये भी है। नेक्स्ट, उद्देश्य नागरिकता के अनुशासन की भावना बढ़ाना है। ठीक है, इसकी भावना बढ़ाना है, इस वजह से है ये संशोधन जोड़ा गया है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 7 है कि भारत का पहला उपग्रह प्रक्षेपण यान कौन सा है? तो 4 ऑप्शन आपको दिए, इसका करेक्ट आंसर है SLV3। ठीक है, SLV3 ये जो है ये भारत का पहला उपग्रह प्रक्षेपण यान है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। इसके बारे में डिटेल से हम जानते हैं। तो SLV3 का मतलब क्या होता है जान लीजिए। सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ठीक है, सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल 3 को इसरो का फुल फॉर्म जाते हैं इंडियन, एस से होता है स्पेस, आर से होता है रिसर्च, ओ से ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का विकसित किया। ठीक है, का विकसित किया। फिर 18 जुलाई 1980 में इसे रोहिणी उपग्रह के सफलतापूर्वक कक्षा में स्थापित कर दिया गया। फिर इस प्रोजेक्ट का निर्देशक कौन कर रहा था? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम कर रहे थे। और इसे भारत दुनिया का 6वां देश बना दिया जो खुद से उपग्रह लॉन्च किया। मतलब हमारा भारत देश जो है दुनिया का विश्व का 6वां ऐसा देश बन गया है जो खुद इसने उपग्रह लॉन्च किया था। ठीक है, और कब किया था? तो जैसे कि आपने देखा कि 18 जुलाई 1980 में इसे सफलतापूर्वक मिली। 1980 में, ध्यान दीजिए। फिर SLV3 के बाद PSLV और GSLV विकसित किए गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा है 8 नंबर पे क्या दिया गया है कि अनुच्छेद 356 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद जो आर्टिकल 356 है, 356 किससे संबंधित है? इसका करेक्ट आंसर है राष्ट्रपति शासन से। ठीक है, राष्ट्रपति शासन से संबंधित है, राष्ट्रपति शासन से संबंधित है। चलिए इसको डिटेल से जानते हैं। तो देखिए, जो 356 राष्ट्रपति के लिए से संबंधित है। ठीक है, तो जब राज्य सरकार संविधान के अनुसार काम ना करे तो केंद्र सरकार इसे लागू करती है। मतलब जब अगर जो हमारा राज्य सरकार है संविधान के अनुसार काम ना करे तो इसे केंद्र सरकार इसे लागू करती है और इसे राज्य की विधानसभा भंग को निलंबित हो जाती है और शासन राष्ट्रपति के हाथ में आ जाता है। मतलब जो शासन होता है वो राष्ट्रपति के हाथ में आ जाता है। और अब तक यह 130 से ज़्यादा बार चुका है, 130 से ज़्यादा बार हो चुका है। और यह सुप्रीम कोर्ट में SR मुंबई केस 1994 में दुरुपयोग पर रोक लगाई गई है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 हमारा कि भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के हिसाब से कौन सा है? मतलब हमें बड़ा राज्य बताना है, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के हिसाब से बताना है। अगर भारत का सबसे बड़ा राज्य जाना है तो सबसे है C, मतलब राजस्थान की कहाँ है राजधानी? जयपुर है। कहाँ है? जयपुर है। ठीक है, और ये राजस्थान जो है ये क्षेत्रफल के हिसाब से, और सबसे छोटा अगर पूछे तो ये गोवा है। ठीक है, सबसे छोटा कौन सा है? गोवा है। चलिए अब आगे बढ़ते इसके बारे में थोड़ा डिटेल से जानते हैं। देखिए, वैसे तो जैसे कि राजधानी मैंने बताया राजस्थान की कहाँ है? जयपुर है। और इसका क्षेत्रफल की बात करें 3,42,239 वर्ग किलोमीटर इसकी है क्षेत्रफल। और यह भारत का लगभग 10% हिस्सा कवर करता है। मतलब भारत का 10% हिस्सा, मतलब ये अकेला राजस्थान ही कवर कर लेता है। और यहाँ थार रेगिस्तान जिसे ग्रेट इंडिया डिजर्ट कहते हैं, मतलब क्या बोलते हैं? ग्रेट इंडियन डिजर्ट भी कहते हैं। और यह थार रेगिस्तान है। ठीक है, यह थार रेगिस्तान भी स्थित है और इसे ग्रेट इंडियन डिजर्ट भी कहते हैं। और जनसंख्या के हिसाब से यह सबसे बड़ा राज्य जो है, भारत का सबसे बड़ा राज्य जनसंख्या के हिसाब से उत्तर प्रदेश है। ठीक है, उत्तर प्रदेश है यानी UP है। और राजस्थान की जो राजधानी है वो जयपुर है। इसे गुलाबी नगरी भी कहा जाता है। यहीं पास हवा महल भी स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है कि ओजोन परत का क्षरण मुख्य रूप से किस गैस से होता है? ठीक है, हमें बताना है। तो ओजोन परत का, ठीक है, इसका
CFC होता है, ठीक है। इसके बारे में चलिए यही थोड़ा डिटेल से जानते हैं। CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। CFC का मतलब क्या होता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये रेफ्रिजरेटर है। AC के एरोसोल के इस्तेमाल होते हैं। किस पे होते हैं? एरोसोल में इस्तेमाल होते हैं और ऐसे गैसों के समतापमंडल जाकर ओजोन अणुओं को तोड़ देते हैं और ओजोन परत UV मतलब UV किरणों में पृथ्वी पे रक्षा करती। कौन करती पृथ्वी की रक्षा? UV करती, ओजोन परत पे UV किरणों की रक्षा करती है। 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से CFC का प्रतिबंध लगाया गया। इसमें मतलब रोक लगा दी गई और ओजोन पर धीरे ठीक हो रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा अगला है। यदि वीडियो कंटेंट और हमारी मेहनत आपको अच्छी लग रही हो, आपको इससे कुछ लाभ मिल रहा है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करिएगा और डेली वीडियो अपलोड होती है और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो देखिए आपका अगला प्रश्न है 11, गोल मेज सम्मेलन कुल कितनी बार हुए हैं? गोल मेज सम्मेलन कुल कितनी बार हुए हैं? तो जल्दी से कमेंट करके बताइए। गोल मेज सम्मेलन टोटल 3 बार हुए हैं। आइए डिटेल से हम जानते हैं। तो 3 सम्मेलन लंदन में, तीनों सम्मेलन कहाँ हुए? लंदन में हुए। 1930, 1931, 1932। एक लाइन से समझ लीजिए ये तीनों सम्मेलन कहाँ हुए हैं। तो ये तीनों सम्मेलन कहाँ हुए हैं? ये लंदन में हुए हैं और 1930, 1931, 1932 मतलब तीनों लगातार ये सम्मेलन हुए हैं। और पहले में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया, दूसरी में गांधी जी ने आए थे। मतलब जो पहले कांग्रेस ने भाग नहीं लिया और दूसरी में जो गांधी जी आए थे और तीसरे में सिर्फ सांप्रदायिक मुद्दों पर चर्चा हुई थी। मतलब इसमें सिर्फ और सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन पे चर्चा हुई थी और इसका उद्देश्य भारत के लिए संवैधानिक सुधारों पर बात करना, मतलब भारत के संवैधानिक उस पर सुधारों मतलब बेटर करने के लिए उस पर बात करना था। और इन्हीं के 1900 आधार पर इसी के आधार पर 1935 भारत सरकार का अधिनियम बना। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 12 है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है कि भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर किस पर आधारित है? इसका करेक्ट आता है शक्सनवत पर। चलिए इसको डिटेल से हम थोड़ा जानते हैं। तो देखिए राष्ट्रीय जो कैलेंडर है, ठीक है, 22 मार्च 1957 में अपनाया गया था। मतलब जो कैलेंडर है इसे राष्ट्रीय कब अपनाया गया था कि ये हमारा ये राष्ट्रीय है? तो देखिए इसे 22 मार्च 1957 में इसे राष्ट्रीय अपनाया गया था। यह शक्सनवत पर आधारित है और इसका प्रारंभ 78 ईस्वी में माना जाता है और ये 365 दिन के होते हैं। इसकी लिपि ग्रेगोरियन के नाम की तरह होता है। ग्रेगोरियन के द्वारा सरकार कामकाज ग्रेगोरियन का और शक्सनवत दोनों इस्तेमाल करते हैं और ये चैत महीना साल का पहला महीना माना जाता है। चैत जो होता है वो साल का पहला महीना माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन नंबर 13 है कि भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? तो ये MS स्वामीनाथन इसका करेक्ट आंसर है। चलिए इसके बारे में थोड़ा अच्छे से जानते हैं। तो MS स्वामीनाथन जैसे हरित क्रांति के जनक है तो इन्होंने भारत में HIV, ठीक है, HIV बीज रासायनिक खाद का प्रयोग शुरू करा है। ठीक है, HIV जो रासायनिक बीज है इसका बीज व रासायनिक खाद का शुरू करा है, प्रयोग किया और 1960 में दशक पंजाब और हरियाणा गेहूं में 3 गुना बढ़ा। मतलब जब इन्होंने MS स्वामीनाथन जो हरित क्रांति के जनक हैं और HYV बीज और रासायनिक खाद को प्रयोग करा है तो इससे बहुत 3 गुना लाभ हुआ। कितना 3 गुना लाभ हुआ? हरियाणा में और पंजाब में 3 गुना लाभ हुआ। और नॉर्मल बोरगार हरित क्रांति के पिता कहे जाते हैं, लेकिन भारत में श्रेय स्वामीनाथन जी को कहा जाता है। MS स्वामीनाथन जी को कहा जाता है। इसे भारत का खाद्यान्न आत्मनिर्भर हुआ, लेकिन इसकी मिट्टी पानी के नकारात्मक असर भी पड़ा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 14 है कि भारत का सबसे बड़ा, ठीक है, भारत का सबसे लंबा राजमार्ग कौन सा है? तो NH44। कौन सा? NH44, ठीक है, NH44 है। इस पर मैंने वीडियो अपलोड की, आप जाके देख सकते हैं। चलिए इसमें थोड़ा हम डिटेल अच्छे से समझते हैं। NH44 जो है श्रीनगर से कन्याकुमारी तक 3745, ठीक है, ये NH44 है। ये श्रीनगर से कन्याकुमारी तक का ये बीच का रास्ता NH44 इसे मार्ग कहा जाता है और इसकी जो लंबाई है कितनी है? 3745 इसकी लंबाई है और 11 राज्य 2 केंद्र, ठीक है, ये गौर करिए।
11 राज्य और 2, ठीक है, 11 राज्यों को टच करता है, 2 केंद्र शासित प्रदेशों को होकर ये गुजरता है। और पुराना NH7 और NH1 है, मिलाकर इसे बनाया गया है। भारत में सबसे व्यस्त ये राजमार्ग है और नॉर्थ साउथ कॉरिडोर का हिस्सा भी कहा जाता है, सॉरी। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है कि भारत का संविधान कितने भागों में विभाजित है। जो भारत का संविधान उसे कितने भागों में विभाजित है, इसका करेक्ट आंसर 25 है। कितना? 25 इसे भागों में विभाजित किया गया है। इसे डिटेल से जानते हैं। तो मूल संविधान कितने थे? पहले 22 थे, ठीक है। कितने थे? 22 थे। और 101वें 102वें और 104वें संशोधन में 22 भाग हो गए। कितने हो गए? 22 भाग हो गया। और NA नगर पालिका भाग, NB सहकारी समिति भाग और 14A, ठीक है, 14A जो है ट्रिब्यूनल से संबंधित है, ठीक है। और हर भाग एक खास विषय, जैसे नगर पालिका, मौलिक अधिकार, राजनीति, ये सब एक बहुत ही खास पार्टिकुलर टॉपिक है, इसमें शामिल किए गए हैं और दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान बन गया, ये आपको पता होना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है कि विश्व का सबसे बड़ा महासागर, ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? जल्दी से कमेंट करके बताइए। ये तो आपको पता होगा, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड सबसे इजी क्वेश्चन है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? प्रशांत महासागर है। चलिए इसको थोड़ा डिटेल से इसको भी हम जानते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करिएगा, ठीक है। कमेंट करके लास्ट में ज़रूर बताइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं इसकी डिटेल। तो प्रशांत महासागर के बारे में जानते हैं। तो देखिए, जो प्रशांत महासागर है वो पृथ्वी के कुल सतह क्षेत्र का 1/3 हिस्सा कवर करता है। मतलब जो कुल सतह है उस क्षेत्र का 1/3 हिस्सा तो ये प्रशांत महासागर ही कवर कर लेता है। और अगर इसका क्षेत्रफल आप देख सकते हैं कितना है इसका, देखिए क्षेत्रफल कितना है नीचे लाइन में, सेकंड लाइन में 1652 करोड़ वर्ग किलोमीटर है। यह दुनिया का सबसे गहरी मरियाना ट्रेंच है और गहराई इसकी 11,034 मीटर है, 11,034 मीटर। और बताइए कितना क्षेत्र इसका है? 16.52 करोड़, ठीक है। और 25,000 इसमें, इससे 25,000 से ज़्यादा भी इसमें द्वीप हैं। कितने हैं द्वीप? कितने हैं? 25,000 से ज़्यादा हैं। और रिंग ऑफ फायर भी इस महाराष्ट्र के इस महासागर के किनारे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 हमारा है कि भारत का पहला महिला, मतलब भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? सभी को पता है, ये हैं भारत की पहली महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू हैं। सरोजिनी नायडू, ये उत्तर प्रदेश की भी हैं। सरोजिनी नायडू जो हैं वो 1948 में उत्तर प्रदेश की राज्यपाल बनी थी। कब बनी थी? 1948 में। इन्हें भारत का कोकिला के नाम से भी प्रसिद्ध, यह एक प्रकार की कवित्री भी थी। ये जो हैं प्रसिद्ध हैं, कवित्री हैं, इन्हें भारत की कोकिला भी जाना जाता है। ये कब बनी उत्तर प्रदेश की राज्यपाल? तो 1948। ये भारत की पहली राज्यपाल भी रह चुकी हैं और ये कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष भी रह चुकी हैं। और इनका कार्यकाल 1948 से 1949 तक सिर्फ 1 वर्ष इन्होंने कार्य किया था। और उसके बाद ये पद्मजा नायडू बंगाल की राज्यपाल बन गई थी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करिएगा। अगर हमारी वीडियो, हमारी मेहनत, हमारा कंटेंट आपको अच्छा लग रहा हो और आपको इस वीडियो के थ्रू आपको कुछ जानकारी मिल रही हो, कुछ नॉलेज मिल रही हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें। शायद आपके लिए वीडियो बहुत ही हेल्पफुल हो जाए। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 18 है, भारत का संविधान कितने दिनों के तैयार हुआ? ये तो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में ही बता दिया था, 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन में तैयार हुआ था। ये तो आप भूलना ही नहीं, ठीक है। तो संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 में पहली बैठक हुई थी। और इसकी अंतिम बैठक 26 नवंबर 1949 में हुई थी। और अपनाया भी उस दिन गया था, लागू मैंने जैसे कि बता दिया 26 जनवरी 1950 में लागू हुआ था। इसके दौरान 11 सत्र हुए और 165 दिन की बैठकें चली। और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ठीक है, इन्हें संविधान के मसौदा समिति के अध्यक्ष भी बने और इन्हें 2 करोड़ रुपए खर्च किए। मतलब इसे तैयार करने में कितना खर्च हुआ? 2 करोड़ रुपए खर्च हुआ। क्वेश्चन नंबर 19 है कि भारत का पहला टेस्ट ट्यूब बेबी का नाम क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है कनुप्रिया थी। क्या है? कनुप्रिया। इसके बारे में आइए थोड़ा डिटेल से हम जानते हैं। तो कनुप्रिया जो है जन्म इनका 3 अक्टूबर, ठीक है, 3 अक्टूबर 1978 में
कोलकाता में हुआ था, कोलकाता में हुआ था। डॉक्टर सुभाष मुखोपाध्याय इस उपलब्धि हासिल की इन्होंने, ठीक है, उपलब्धि इन्होंने हासिल की, लेकिन सरकार ने उस समय उनके काम को मान्यता नहीं दी थी, इनके कामों को। और दुनिया का पहला टेस्ट ट्यूब बेबी लुइस ब्राउन 1978 में ब्रिटेन में पैदा हुई थी। और IVF की तकनीकी काफ़ी उन्नत हुई थी, मतलब इन्हीं की वजह से हुई। भारत में IVF जो तकनीकी आई, ये तकनीकी ये तो काफ़ी उन्नत हुई है, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 20 है। क्वेश्चन में देखिए 20 क्या कह रहा है कि भारत के संविधान किन स्रोतों से प्रेरित है। 4 ऑप्शन हमारे पास दिए हैं, इसका करेक्ट आंसर फिलहाल आपको पता ही है। ये ब्रिटिश अमेरिका, आयरिश, ऑस्ट्रेलिया संविधान। ऑफ क्वेश्चन नंबर 20 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसकी डिटेल से थोड़ा जानते हैं। तो संसदीय प्रणाली ब्रिटेन से, मौलिक अधिकार अमेरिका से लिए गए हैं। आयरलैंड के नीति निर्देशक तत्व, ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची ली गई। कनाडा के संघीय व्यवस्था और जर्मनी आपातकालीन प्रावधान लिया है, ठीक है। इसे उधार का बैंक जाता है और इसे भारतीय परिस्थिति के हिसाब से भी ढाला गया है, ठीक है, इसे ढाला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 है, अभी और भी ये क्वेश्चन है एक्चुअली। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है। तो 4 ऑप्शन आपके पास है, आप सभी को इसका करेक्ट आंसर पता ही होगा। तो भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है, इसके बारे में थोड़ा डिटेल से जानते हैं। तो 1972 में बाघ को राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया। इसका वैज्ञानिक नाम जो है पैंथेरा टाइग्रिस था, पैंथेरा टाइग्रिस है, ठीक है। और 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया था। बाघों की संख्या बढ़ी जिससे, और 70% बाघ पाए जाते हैं इस दुनिया में। भारत में दुनिया के 70% हमारे यहाँ ही पाए जाते हैं। और बाघ शक्ति, साहस और गौरव का प्रतीक माना जाता है। क्वेश्चन नंबर हमारा 22 है कि भारत का पहला जनरल गवर्नर कौन था। तो जल्दी से बताइए, भारत का जनरल गवर्नर कौन था। तो वारेन हेस्टिंग्स था। ये 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट के वारेन हेस्टिंग्स और बंगाल के पहला गवर्नर बना। और इन्होंने जो प्रशासनिक और न्यायिक राजस्व सुधार किए और 1785 में वह बहुत ही पद पे रहा। तब तक उसने मतलब पद पे रहा उस समय, ठीक है। और उसके बाद लॉर्ड कॉर्नवालिस और जनरल बना। और 1947 में लॉर्ड माउंटन स्वतंत्र भारत का पहला बना, ठीक है, भारत का पहला जनरल गवर्नर बना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 यानी 23 है कि भारत की सबसे छोटा केंद्र कौन सा है। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, भारत की जनसंख्या दृष्टि में सबसे छोटा राज्य कौन सा है, आप कमेंट करके बताइएगा। जैसे क्षेत्रफल में गोवा है, ठीक है, आपको तो पता ही है। और इसमें छोटा केंद्र पूछा है, क्या पूछा है, छोटा केंद्र शासित हमें बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर है लक्षद्वीप है, ठीक है, लक्षद्वीप। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका डिटेल हम लोग जानते हैं पहले। तो चलिए डिटेल जानते हैं। जो लक्षद्वीप का क्षेत्र है वो सिर्फ 32 वर्ग किलोमीटर है। कितना, 32 वर्ग किलोमीटर। एंड यह 36 द्वीप समूह है और जिसमें 10 द्वीपों के लोग रहते हैं। यह अरब सागर के स्थित है। यह कोरल द्वीप में समूह है। यह राजधानी कवरवती है और मुख्य मलयालम के महल है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 24 है कि भारत में राष्ट्रीय गीत कौन सा है। तो इसका करेक्ट आंसर है वंदे मातरम। क्या है, वंदे मातरम। तो वंदे मातरम जो है किसने लिखा था। तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने 1876 में लिखा था और उपन्यास आनंद मठ का हिस्सा है। अगर आपसे क्वेश्चन ये बने कि भारत का जो राष्ट्रीय गीत है उसे कि यहाँ से लिया गया था, तो आप सीधा बताइए कि उपन्यास आनंद मठ से इसे लिया गया था। और ये 24 जनवरी 1950 में से राष्ट्रीय गीत भी घोषित कर दिया गया था और राष्ट्रीय गान को भी इसे घोषित किया गया था। और जनगण मनगण गान ये दोनों अलग अलग है। बहुत लोग इसे कहते हैं राष्ट्रीय गीत राष्ट्रीय गान एक है, बट ये अलग है, ठीक है, दोनों अलग है, दोनों में बहुत डिफरेंस है। ये राष्ट्रीय गान है, वो राष्ट्रीय गीत है। इस गीत में स्वतंत्रता संग्राम बहुत बड़ी प्रेरणा देती है। भारत में पंचायती राज की शुरुआत कहाँ से हुई थी। तो ये राजस्थान से हुई थी, ठीक है। फिर 2 अक्टूबर 1959 में नेहरू ने नागौर राजस्थान और पंचायती राज शुरू किया और यह बलवंत राय मेहता समिति से सिफारिश
सिफारिश लागू की गई हुआ। जब लागू हुआ तो इसका उद्देश्य क्या था, कि उद्देश्य गांव स्तर को लोकतंत्र विकास का बढ़ावा, मतलब गांव के जो लोकतंत्र स्तर उसको हमें बढ़ावा देना। फिर 73वें संशोधन में 1942 में इसे संवैधानिक दर्जा दिया गया और इसे देश भर में पंचायती राज की व्यवस्था है। ठीक है, कि भारत का संविधान कितने मौलिक अधिकार हैं, तो टोटल 6 हैं। ठीक है, 6 टोटल इसके हैं। अब इसके बारे में थोड़ा डिटेल से जानते हैं। मूल रूप से 7 मौलिक अधिकार हैं। ठीक है, मौलिक अधिकार 44वें संशोधन में 1978 में संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं रहा है। ठीक है, ये नहीं रहा। और देखिए, एक समानता, स्वतंत्रता, शोषण के खिलाफ, धर्म का स्वतंत्र और संस्कृति, शिक्षा और सर्वाधिक उपचार। ठीक है, ये हैं। और 12 से 35 तक इसका वर्णन किया गया है, न्यायालय द्वारा सुरक्षित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है कि भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा, तो ये टिहरी बांध है। चलिए इसको थोड़ा डिटेल से जानते हैं। तो टिहरी बांध जो उत्तराखंड के भागीरथी नदी पर बना है, कहाँ बना है, भागीरथी में बना है। और इसकी ऊंचाई लगभग 260.5 मतलब मीटर है। और ये भारत का सबसे ज़्यादा, मतलब भारत में सबसे ज़्यादा है बांध। ठीक है, और दुनिया में ये 8वां सबसे ऊंचा बांध है। 8वां नंबर पे ये आता है, दुनिया का 8वां आता है टिहरी बांध। ठीक है, और इससे बिजली उत्पादन और सिंचाई दोनों होता है, मतलब इससे बिजली उत्पादन भी हो सकती है और सिंचाई ये भी होती है। और इसका निर्माण कई गांव डूब गए थे, मतलब इसका जो निर्माण में कई गांव डूब भी गए थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 है कि भारत के संविधान में मूल ढांचा सिद्धांत किस केस में आया था, किस केस से आया था, तो ये केशवानंद भारती केस से आया था। चलिए थोड़ा इसके बारे में हम जानते हैं। तो देखिए 1973 केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संसद संविधान के मूल ढांचे को नहीं बदल सकती। ठीक है, जो संसद का मूल ढांचा है उसे हम नहीं बदल सकते। और मूल ढांचे में लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता और संघीय ढांचा, न्यायिक समीक्षा शामिल है। तो इस फैसले पे 24वें संशोधन जब हुआ था तो आंशिक रूप से पलट दिया गया था। और यह जो भारतीय संवैधानिक इतिहास से सबसे बड़ा फैसला माना गया। और यह 13 जज इसमें बेंच थी। ठीक है, इसमें जो 13 जजों की बेंच थी। अब आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 29 है कि भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर कब अपनाया गया था, तो 22 मार्च 1957 में। जस्ट अभी मैंने बीच के क्वेश्चन में मैंने बताए थे। तो जैसे कि मैंने बताया था अभी कि जो भारत सरकार का सर्वसम्मति पर आधारित है। ठीक है, और अपनाया गया था। और इसका पहला महीना कौन सा होता है, चैत का महीना होता है। ये 78 ईस्वी में अपनाया गया था। ये साल का पहला महीना चैत होता है। यह सक्सेस में दोनों में लिखे गए हैं। और ये उद्देश्य पूरी तिथि और प्रणाली लागू करना था। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 है कि भारत का सबसे बड़ा जैव विविधता हॉटस्पॉट कौन सा है, तो देखिए पश्चिमी घाट है। क्या है, पश्चिमी घाट है। चलिए इसको बारे में थोड़ा डिटेल से जानते हैं। पश्चिमी घाट दुनिया के 36 बायोडाइवर्सिटी और हॉटस्पॉट में से एक है। ठीक है, गुजरात केरल में 1600 किलोमीटर लंबा है। यहाँ 4000 से ज़्यादा पौधों की प्रजातियां भी पाई जाती हैं और 1800 स्थानिक है। यूनेस्को इसे बाद 2012 में विश्व धरोहर भी घोषित किया था। कब किया गया, 2012 में। यह मानसून जलवायु दोनों नियंत्रित करता है। तो थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियोस। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। हमारी वीडियो आपको कैसी लगी, हमारी मेहनत, हमारी कंटेंट कैसा लगा, ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एंड थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियोस। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एंड थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियोस।